नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीएनए लाइगेज क्या है, इसको डीएनए लाइगेज क्यों कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था, इसके कितने टाइप हैं और इसका प्रमुख एप्लीकेशन क्या है। देखिए, सामान्य और सिंपल टर्म में यह कि डीएनए लाइगेज वह एंजाइम है जो डीएनए के जो डिफरेंट एंड हैं, या जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि एक फास्फोडाइएस्टर बांड जो होता है वहाँ पे जो कि रह जाता है, तो उसी निक या गैप को हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं। या और सिंपल टर्म में अगर जाने तो डीएनए लाइगेज वह एंजाइम है जो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसके एंड को, मतलब 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड को एक दूसरे से लाइगेट करने का, जोड़ने का काम करती है। इसको हम लोग सिंथेटेज या सिंथेज एंजाइम, या एक बहुत फेमस नेम इसका है मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं। ग्लू मतलब क्या था, जोड़ने वाला, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। ऐसे तो उसके डिफरेंट टाइप है। फिलहाल हम लोग दो सबसे कॉमन जो टाइप हैं, ई कोलाई डीएनए लाइगेज जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था, और दूसरा है T4 डीएनए लाइगेज जिसको कि T4 बैक्टीरियोफेज या वायरस से प्राप्त किया गया था। और इसके साथ इसका एप्लीकेशन क्या है, तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए, डीएनए का मीनिंग डीएनए हो गया, और लाइगेज का मतलब क्या था, जोड़ना या ज्वाइन करना। मतलब इसका नाम इसीलिए पड़ा कि एंजाइम डीएनए को जोड़ने का काम करती है। अब भाई जी, परिभाषा के रूप में हम लोग क्या बता सकते हैं, तो एन एंजाइम दैट रिपेयर सिंगल और डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स बाय ठीक है कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 5 हाइड्रोक्सिल 3 हाइड्रोक्सिल एंड 5 फास्फेट एंड। देखिए, जो डीएनए का एंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड में ऐसे ही आप लोग देखोगे इससे डीएनए का स्ट्रैंड है, तो एक क्या होता है 3 प्राइम एंड है, तो दूसरा क्या का 5 प्राइम एंड होता है। 3 प्राइम एंड पे क्या आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 5 प्राइम एंड पे क्या फास्फेट ग्रुप है। तो मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम लोग फास्फेट ग्रुप से जोड़ने के लिए, ठीक है, इस एंजाइम का उपयोग जो है कि करते हैं। अब इसके कॉमन नाम क्या है, तो इट कॉमनली नोन एज, इसको कॉमनली हम लोग लाइगेज नाम से जानते ही हैं। बहुत फेमस नाम इसका मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिंथेज एंजाइम या सिंथेटेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका जो कार्य है वह डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड या आरएनए को हम लोग लाइगेट करने के लिए, जोड़ने के लिए करते हैं। डीएनए लाइगेज डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले इस एंजाइम की खोज का जो श्रेय है वह मार्टिन गेलर्ट करके वैज्ञानिक है। इन्होंने 1967 में ई कोलाई बैक्टीरिया से इसकी खोज जो है कि किया था। हाँ, डिस्कवरी में कहीं कहीं हो सकता है कुछ अलग डिफरेंट हो, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ जो बुक्स हैं उसमें यही दिया हुआ कि 1967 में मार्टिन गैलेट द्वारा इसकी खोज किया गया था। अब प्रश्न आता है कि डीएनए लाइगेज के टाइप जो कितने हैं जिनका उपयोग हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, तो मूल रूप से हम लोग या दो सबसे प्रमुख पढ़ेंगे। तो एक किस आधार पर दो टाइप हैं, तो इसका आंसर है सोर्स ऑफ डिस्कवरी, मतलब जिस जगह से यह खोजे गए हैं उसके आधार पर इसका नाम दिया गया। जैसे पहला है ई कोलाई डीएनए लाइगेज। अब पूछा जाए कि इसको ई कोलाई डीएनए लाइगेज क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ये है कि इस लाइगेज एंजाइम को ई कोलाई मतलब इश्चरेचिया कोलाई से इसको खोजा गया था। अब ई कोलाई नाम क्यों पड़ा था, इसके पहले भी एक बार दो बार इसको हम बताए हैं। इश्चरेचिया साइंटिस्ट का नाम था, और कोलाई जो था वह इंटेस्टाइन के कोलन का पार्ट है, जहाँ पे इसको सबसे पहले खोजा गया था। तो उस वैज्ञानिक ने उसके नाम पर, मतलब अपने नाम इश्चरेचिया और कोलाई कोलन से लिया, और इसका नाम ई कोलाई पड़ गया। इसके 3 सबसे प्रमुख जो फीचर है, विशेषता क्या है, इट डिस्कवर फ्रॉम बैक्टीरियम ई कोलाई, इसलिए इसको हम डीएनए
इकोलाई लाइगेज कहते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा में भी कई बार पूछा गया है कि जो इकोलाई एंजाइम है उसको एनर्जी चाहिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए कोफैक्टर के रूप में किसका यूज करती है? तो जो इकोलाई डीएनए लाइगेज है वह जो है कि NAD+ कोफैक्टर का यूज जो है कि करती है एनर्जी के लिए। और इसका फंक्शन क्या है? तो इट ज्वाइन कोहेसिव इंड या स्टिकी इंड। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इकोलाई डीएनए लाइगेज है वह डीएनए के कोहेसिव इंड या स्टिकी इंड को जोड़ने का काम करती है। अब प्रश्न है कि स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड क्या है? तो इसके पहले जो एक वीडियो हम बनाए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसमें दोनों चीज़ को बताया गया, फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे ये हमारा डीएनए है, ये ओरिजिनल डीएनए हमारा पेरेंटल डीएनए है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग पढ़े थे वहाँ पर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में टाइप 2 का उपयोग हम लोग जनरली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 जो होता है उसका रिकॉग्निशन पॉइंट और क्लीवेज पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेट होता है, मतलब जहाँ से रिकॉग्नाइज करेगी उसी पॉइंट से उसको जो कि कट करती है। अब देखिए, तो सपोज ये डीएनए स्ट्रैंड है, अब एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक स्ट्रैंड को यहाँ से कट कर रही है और दूसरे स्ट्रैंड को यहाँ से कट कर रही है। अब देखिए जब यहाँ से कट करेगी तो ए वाला पोर्शन इधर आ गया, ए वाला पोर्शन एक साथ आ गया और ए पोर्शन हमारा जो कि एक साथ आ गया। तो इस प्रकार के इंड को ही हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव इंड या स्टिकी इंड। इसका उपयोग हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत कॉमन करते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉइंट होता है वह 2 अलग अलग पॉइंट पे होता है। तो ये जॉइंट जो होता है ब्लंट इंड के तुलना में क्या होता है? काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। अब इसके कुछ फीचर क्या है, मतलब जो इकोलाई डीएनए लाइगेज इसके कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है? देखिए पहला है इट रिक्वायर NAD+ कोफैक्टर। इसको कोफैक्टर के लिए NAD+ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि इट मेनली रिपेयर निक्स इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उनमें जो निक या एक फास्फोडाइस्टर बांड रह जाता है उसको फिल करने का, ज्वाइन करने का काम इसका होता है। इसके लिए सबस्ट्रेट क्या है? तो इकोलाई जो डीएनए लाइगेज इसके लिए कोहेसिव इंड या स्टिकी इंड इसका जो कि फेवरेट सबस्ट्रेट है, या बेसिकली इसका उपयोग हम लोग जो है कि कोहेसिव या स्टिकी इंड को जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव एंजाइम कितने टेम्परेचर पर होती है? तो एक्टिव इसका जो एक्टिवेशन है वह टेम्परेचर जो है रेंज है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एंजाइम एक्टिव होती है। लेकिन मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर अगर आप पूछें मोस्ट एक्टिव, तो एंजाइम 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोस्ट एक्टिव रहती है। स्टोरेज की बात करें तो इस एंजाइम को हम लोग -20 से लेकर के -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। और एक और पॉइंट है, इसको हम इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं? तो बाय हीटिंग 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट। इस एंजाइम को अगर हम लोग 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक हीट करें तो इस एंजाइम को हम लोग इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये जो फीचर था वह इकोलाई डीएनए लाइगेज का था। अब हम लोग जानेंगे जो दूसरा एंजाइम है T4 डीएनए लाइगेज। अब पहला प्रश्न है कि इसको T4 डीएनए लाइगेज क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है इस एंजाइम को T4 नामक बैक्टीरियोफेज से प्राप्त किया गया था। बाद में इसमें इसके टाइप आप पढ़ेंगे तो T3 है, T7 बैक्टीरियोफेज, कई सारे एंजाइम है, लेकिन कॉमनली इसी टाइप हैं। तो क्या लिखा गया? ऑब्टेन फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफेज से इसको प्राप्त किया गया, इसलिए T4 डीएनए लाइगेज कहते हैं। इसका उपयोग मेनली जॉइंट ब्लंट इंड, मतलब T4 डीएनए लाइगेज का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से ब्लंट इंड को जोड़ने के लिए करते हैं। देखिए ब्लंट इंड क्या है? देखिए जैसे सपोज ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती हैं कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड को एक ही पॉइंट से कट करती हैं। देखिए यहाँ पर क्या था हम लोग पढ़े, यहाँ पर पढ़े कोहेसिव या स्टिकी इंड में कि जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती हैं दोनों स्ट्रैंड को 2 अलग अलग पॉइंट से कट करती हैं, तब वहाँ पे कोहेसिव या स्टिकी इंड बनता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होती हैं जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेम या एक ही पॉइंट से क्या करती हैं? कट करती हैं।
तो जब एक ही पॉइंट से दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कट करेंगे तो इस तरह का जो इंड बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लंट इंड बोलते हैं। इसका उपयोग स्टिकी के वाले की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें जब हम जोड़ते हैं किसी फॉरेन डीएनए स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड को, तो दोनों जॉइंट एक ही पॉइंट पर होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, ब्लंट इंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो कोहेसिव वाले की तुलना में कम होती है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोफैक्टर की हम लोग बात करें तो T4 डीएनए लाइगेज जो होती है वह एटीपी का यूज करती है एनर्जी के लिए। मतलब जो ई कोलाई डीएनए लाइगेज है वह NAD+ का यूज करती है एनर्जी के लिए, और T4 डीएनए लाइगेज जो होती है वह एटीपी का यूज करती है। अब T4 डीएनए लाइगेज के फीचर क्या क्या है, देखिए पहला पॉइंट है इसमें कि एटीपी एज कोफैक्टर, मतलब जो T4 डीएनए लाइगेज है ये कोफैक्टर के रूप में या एनर्जी के रूप में एटीपी का यूज करता है। दूसरा पॉइंट है कि मेनली रिपेयर ब्लंट इंड ऑफ डीएनए, मुख्य रूप से जो है कि डीएनए के ब्लंट इंड को जोड़ने के लिए इसका उपयोग जो कि किया जाता है। ब्लंट इंड वहाँ बता दिया गया। फिर अब इसके लिए अगर जो सबस्ट्रेट की बात करें तो यह ब्लंट इंड के लिए यूज होता है। तो इसका जो सबस्ट्रेट क्या है, ब्लंट इंड है। हाँ, कहीं की है कि इसको हम स्टिकी इंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो T4 डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वह 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोस्ट एक्टिव होती है, और इसका अगर इनएक्टिवेशन टाइम हम इनएक्टिवेशन देखें तो T4 डीएनए लाइगेज को अगर हम लोग जो है कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक हीट करें तो T4 डीएनए लाइगेज जो है कि इनएक्टिव हो जाती है। और स्टोरेज अगर हम देखें तो इसका स्टोरेज हम लोग -15 से -85, मतलब -15 डिग्री सेंटीग्रेड से -85 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम लोग आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो अगली हेडिंग है इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है इसका एप्लीकेशन क्या है, या इसका यूज क्या क्या, या कहाँ कहाँ पर इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो सिंपल से एक लाइन में हम लोग बस इतना जान जाएं कि किसी भी कोई भी प्रोसेस है जिसमें या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और जहां पर हम लोग को डीएनए या आरएनए को रिपेयर करने की ज़रूरत है, किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ने की ज़रूरत है, या या कोई डिफेक्टिव जीन है उसको हटा करके उसके जगह रिप्लेस करके हेल्दी जीन को रखना है, या जीन थेरेपी है, तो हर जगह जो कि लाइगेज एंजाइम का यूज होता है। क्योंकि जब हम किसी डीएनए को रिप्लेस करते हैं या किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं तो 1 या 2 फास्फोडाइस्टर बांड जो होता है वहाँ पे गैप रह जाता है, तो उसी निक को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस एंजाइम का यूज करते हैं। देखिए पहला क्या है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, मतलब लाइगेज डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग हम लोग मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में करते हैं। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं। डीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन, देखिए थोड़ा सा अलग नया टॉपिक है। डीएनए लाइब्रेरी का मीनिंग ये होता है, जैसे लाइब्रेरी क्या होता है, वहाँ किताब या बुक से संबंधित है, तो डीएनए लाइब्रेरी का मतलब ये होता है जिसे हमारे पास अगर कोई सैंपल है, किसी डीएनए का कोई सैंपल है, तो उस डीएनए को हम लोग एज ए टेम्पलेट यूज करके उसकी बहुत सारी कॉपी बना करके स्टोर कर लें, तो उसी हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइब्रेरी। जैसे तमाम सारे क्राइम से जो रिलेटेड मैटर होते हैं तो इनमें जांच क्या होती है, बड़े लंबे समय तक चलती है। तो जब शुरुआती दौर में क्राइम में जो जांच वाले अधिकारी जाते हैं तो उनको अगर क्राइम साइट पर इससे बाल मिल गया, मांस मिल गया, ठीक है, ब्लड मिल गया, सीमेन मिल गया, ऐसा कोई पार्ट, ठीक है, मिल जाता है जिसमें मतलब न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने की अगर संभावना है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं और उस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन उसकी मल्टीपल कॉपी बना करके हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जांच जितने लंबे समय तक चले, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग यूज करें। ऐसे सामान्य में अगर कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट है तो उसका भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके तब डीएनए लाइब्रेरी में स्टोर कर लेते हैं। तो एक आप लोग सुने होंगे डीएनए लाइब्रेरी, और एक होता है cDNA लाइब्रेरी, मतलब कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। तो अगर हम लोग mRNA से लाइब्रेरी बनाते हैं mRNA से, तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं, और डीएनए से अगर बनाते हैं तो उसको हम लोग डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहीं पर भी कोई नया जीन ऐड करना, पुराना जीन रिप्लेस करना, इससे रिलेटेड जो भी उसमें काट छाट होता है सब जो कंबाइंड, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है।
फिर जीन थेरेपी। देखिए जीन थेरेपी का मीनिंग यही है कि अगर कहीं पर अगर हमें पता चलता है कि कोई जीन डिफेक्टिव है, जिसके कारण क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है या जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कोई बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी में जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, हेल्दी जीन को ट्रांसफ़र करते हैं जो प्रॉपरली वहाँ पे एक्सप्रेस होता है। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है डीएनए लाइगेज का कि आप लोग देखे होंगे कि डीएनए जो है कि रेप्लिकेशन में एक स्टैंड पर, जैसे ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, तो इस पर देखे होंगे आप, एक पर क्या होता है कंटिन्यू इसका फार्मेशन होता है, दूसरे पर इसका फार्मेशन छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में होता है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि एक स्टैंड पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वह कंटिन्यू होता है, दूसरे पे अलग अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट में होता है। तो इस फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए भी हम लोग डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में इसका यूज होता है। म्यूटेशन डिटेक्शन, म्यूटेशन को हमें जो डिटेक्ट करना तो वहाँ भी इसका यूज होता है। ठीक। अब दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में लिखा गया है कि T4 डीएनए लाइगेज इज फास्टर दैन ई कोलाई जो कि लाइगेज। इसका मीनिंग ये हो गया कि T4 डीएनए लाइगेज और ई कोलाई लाइगेज एंजाइम को जो हम लोग यूज करते हैं डीएनए को जोड़ने के लिए, लाइगेशन के लिए, तो किसके लाइगेशन की दर फास्टर होती है, तेज होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो T4 डीएनए मतलब लाइगेज है उसके लाइगेशन की दर जो होती है ई कोलाई लाइगेशन की तुलना में फास्टर होती है। मतलब जो वायरस से प्राप्त एंजाइम है उसके अंदर डीएनए को लाइगेट करने की क्षमता बेहतर होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पूछा जाए कि कोहेसिव इंड और ब्लंट इंड, इसमें किसका लाइगेशन क्या आता है, फास्टर होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोहेसिव इंड लाइगेशन इज मोर फास्टर दैन ब्लंट इंड लाइगेशन। मतलब कोहेसिव इंड अगर डीएनए है तो उसके लाइगेशन की दर जो होती है लगभग 100 गुना 100 गुना ज़्यादा होती है ब्लंट इंड लाइगेशन की तुलना में। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आप लोग इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न मन में है तो उसको आप लोग कमेंट करिए। चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है कि शेयर करिए। धन्यवाद।